Hello, good morning, every student and dear friends. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले तो बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड सैम यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। अब इस पर डिस्कस करेंगे आपसे आज। तो आप सभी लोग अपने इन टॉपिक्स को रेडी रखिएगा और उसके साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर्स। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, बेसिकली में कैपेसिटर क्या है, दो पैरेलल प्लेट हैं। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट हैं, उनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कार्य करता है, वह आपके एज ए इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कैपेसिटर क्या होता है, पहले ही समझिए। कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट है, अभी बताया मैंने आपको, दो पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट से निर्मित होता है तथा प्लेटों के बीच तथा प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। इस प्रकार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। इस प्रकार का कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, अब मैंने ये आपको सिंबल बना दिया कैपेसिटर का। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए आप कि बेसिकली में इस कैपेसिटर के फैक्टर अफेक्टिंग को हम क्यों देख रहे हैं। कैपेसिटर के फैक्टर अफेक्टिंग को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन लाइन और आपका जो आपके एक्टिव कंपोनेंट हैं, जब उन पर हम बात करेंगे तो इन सब चीज़ों को ये अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में अगर नहीं पता है
तो हम अपने जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट हैं उनको सही से एक्टिव मोड में वर्क नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली में आप कैपेसिटर तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके जो इस पर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। अब देखिए, ये कैपेसिटर का आपका सिंबल है। ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेटें हैं और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका बेसिकली में है क्या? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली में आपका एक प्रकार का इंसुलेटर ही है। अब देखिए, जैसे अब हम बात करें आपसे, ये आपका वैक्यूम सॉलिड एंड गैस फॉर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सॉलिड में बात करेंगे। अगर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका होगा सेरेमिक, पेपर, माइका एंड ग्लास। ठीक है, ETC। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है आपके, वो है आपका डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ETC। और गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, गैसेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इसके बारे में बात करें तो आपका ये होगा नाइट्रोजन हो गया आपका, ड्राई एयर हो गया, ये सब क्या है आपका, हीलियम हो गया आपका, एंड ऑक्साइड्स, ETC। अब जो हमने बात करनी है बेसिकली में वो कैपेसिटर पे बात करनी है। मैं आपको ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बेसिकली मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे से जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है आपका ये, इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उस वो डिपेंडेंट आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है आपका, वैक्यूम भी आपका, निर्वात भी आपका क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम करता है। तो बेसिकली में इन दो पैरेलल प्लेटों के बीच क्या होता है, इन दो पैरेलल प्लेटों के बीच आपका उसको रखा जाता है। या तो उन दो पैरेलल प्लेट बेसिकली में आपका कैपेसिटर किस तरह का, कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, किस तरह का आवेश अपने को
किस तरह के चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके रूप में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक स्टोरेज आपका क्या है, ये कंपोनेंट है, स्टोरेज कंपोनेंट है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैपेसिटर बेसिकली में क्या है। तो अगर हम इसकी फिजिकल की बात करें तो बेसिकली में होता क्या है, दो पैरेलल प्लेटें होती हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट आपका किस काम आता है? ये कंपोनेंट आपका काम आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इन दो वर्डों से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली में कैपेसिटर है क्या। और मैंने बताया आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है आपका। वैक्यूम सॉलिड और गैस में अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली में एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो सॉलिड फॉर्म में अगर बात करें तो सॉलिड फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका सेरेमिक, पेपर, माइका, ग्लास एंड ETC। ठीक है, और लिक्विड अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल आपका आदि। ठीक है, और गैसेज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर बात करें तो आपका नाइट्रोजन, ड्राई एयर, हीलियम और ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब हम जो आगे बात करेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके कैपेसिटर को, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट आपका होगा इसका एक C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले पर आपका ये हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, और जो इसकी यूनिट्स है, यूनिट के बारे में आप जानते होंगे, फैरड, माइक्रो फैरड। ठीक है, यूनिट्स के बारे में अगर बात करें तो यूनिट्स के बारे में आप जानते होंगे, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो 10⁻⁻⁶ आंधा ये हो गया आपका फैरड। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, 10⁻⁻⁶ इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटर्स यूनिट इज फैरड। ठीक है, तो अगर हम 10⁻⁹ की बात करें तो ये क्या होगा आपका नैनो फैरड। 10⁻⁻12 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 पिको फैरड। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में हमने बात करी, तो यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इसको कॉपी करना है तो वो कॉपी कर ले, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब बेसिकली में हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पहले मैंने आपको कैपेसिटर बताया कि कैपेसिटर बेसिकली वो होता क्या है, तो फिर इस पर जो अफेक्ट करते हैं वो आपके क्या हैं। नंबर फर्स्ट, प्लेट एरिया। तो प्लेट एरिया की बात करें तो ये है आपका फॉर्मूला, देखिए आप पहले C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो C कैपेसिटेंस इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल A। तो जैसे जैसे आपके प्लेटों के बीच, ये प्लेटों का एरियाज, ठीक है, भाई ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, जैसे जैसे इस कैपेसिटर के इन प्लेटों के एरियाज को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, अगर हम इस एरिया को इंक्रीज करेंगे
तो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, इस फॉर्मूला में देखें C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, C के। ठीक है, सेकंड जो है आपका थिंग, सेकंड थिंग है आपकी प्लेट स्पेसिंग। प्लेट प्लेट स्पेसिंग के बारे में अगर बात करें तो C प्रोपोर्शनल 1/d, तो C प्रोपोर्शनल 1/d क्या है, जैसे जैसे ये D क्या है, इन दो प्लेटों के बीच की दूरी है, जो आपकी कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच क्या डिस्टेंस है ये। अभी दोनों चीज़ों का क्लियर करेंगे, आपको कंफ्यूजन, ये D है, तो जैसे जैसे इन दो प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है आपका कैपेसिटर का वो क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीज करेंगे इन दोनों के बीच की दूरी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखिए, जैसे जैसे, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, C के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/d, तो जैसे जैसे D की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे, अगर D की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो C की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस लिए आएगी, क्योंकि इस फॉर्मूलाज के बराबर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये एक दूसरे के क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो D क्या है आपका, इन दो प्लेटों के बीच की दूरी, A क्या है, इन दो प्लेटों का एरियाज, ये जो दो प्लेटें हैं इनका एरियाज है। ठीक है, अब जो थर्ड थिंग है आपकी उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड थिंग के जो है आपकी वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मैंने इसलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, अभी मैंने पूरा का पूरा लेक्चर आपको इसमें दिया है। बेसिकली में जो आपका ER रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में हम आपसे अभी पूरा का पूरा, ये दो चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी पूरा का पूरा इसके बारे में बात करते हैं आपसे। देखिए, थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कैपेसिटर के प्लेटों के मध्य कैपेसिटर की प्लेट्स के मध्य रखे गए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के परमिटिविटी मतलब वैद्युतीयता पर परमिटिविटी मतलब वैद्युतीयता, हिंदी में वैद्युतीयता के बढ़ने पर
के बढ़ने पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि कुछ पदार्थ या मटेरियल फील्ड फ्लक्स के लिए कम विरोध उत्पन्न करते हैं। कुछ मटेरियल फील्ड फ्लक्स के लिए कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात उन पदार्थों में फील्ड फ्लक्स अधिक उत्पन्न हो सकता है। मतलब जब उस फील्ड फ्लक्स का वो अपोज कम करेगी, इसीलिए जब ऐसे पदार्थों को, ऐसे मटेरियल को संघनित, इसीलिए जब ऐसे मटेरियल्स को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा जाता है तो कैपेसिटर अधिक आवेश एकत्रित कर सकता है। तो कैपेसिटर अधिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, अर्थात उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, अर्थात वैक्यूम की तुलना में, वैक्यूम की तुलना में किसी पदार्थ की परमिटिविटी कितनी है? परमिटिविटी कितनी है? मतलब अगर किसी मटेरियल की परमिटिविटी 5 है तो इसका जो तात्पर्य होगा वो होगा कि वैक्यूम की तुलना में उस पदार्थ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है, स्टेबिलिटी, देखो अगर 5 है तो इसका अर्थ है यह वैक्यूम की तुलना में,
तुलना में यह पदार्थ या यह मटेरियल फाइव टाइम्स अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एस्टेब्लिश करने में फील्ड फ्लक्स एस्टेब्लिश करने का सामर्थ्य रखता है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे पूरी बात करी हमने। अब आपने जो बात समझनी है वो बात समझनी है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने बता दिया कि इन दो पैरेलल कैपेसिटर की इन दो पैरेलल प्लेटों के बीच वह रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैपेसिटर की प्लेट के मध्य रखे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता के बढ़ने पर, वैद्युतशीलता मतलब भाई उसकी कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी है वो क्या है, बढ़ने पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है इन दो पैरेलल प्लेटों के बीच, जो परमिटिविटी है वैद्युतशीलता को, अगर ये अगर इसकी जो मटेरियल हमने भर रखा है इसकी अगर परमिटिविटी अधिक है, इसकी अगर परमिटिविटी अधिक है मतलब वैद्युतशीलता अधिक है, वैद्युतशीलता मतलब ये क्या कर रहा है, जो फ्लक्स को जनरेट होने में उसको हेल्प कर रहा है। मतलब फ्लक्स को जनरेट जो हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस फ्लक्स का अपोज कम से कम करेगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मतलब एक बात देखिए आप, जैसे आपके घर में देखिए आप, जैसे आप अपने घर में देखिए, जैसे ही अगर आपको परमिशन दे दी जाए खेलने कूदने की, अगर आपके पेरेंट्स आपको खेलने कूदने की या परमिटिविटी मतलब परमिशन दे दे, तो आपका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस या आपकी जो काम करने की वो जो है एफिशिएंसी या अक्षमता, सॉरी, जो काम करने की क्षमता वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको परमिशन मिल चुकी है कि आप आराम से खेले कूदें मौज मस्ती करें। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे अब ये परमिट मतलब क्या करेगा कि परमिटिविटी मिल जाएगी, परमिटिविटी जैसे हम किसी भी ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बढ़ जाएगी तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन R है। ठीक है, एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एप्सिलॉन R मतलब रिलेटिव, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसकी परमिटिविटी जैसे बढ़ जाती है, बढ़ाने पर आपका ये कैपेसिटेंस भी इसका बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो करंट यूज़ किया है, करंट यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने में ये क्या करेगा, कम से कम अपोज करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कम से कम अपोज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर, आपके कैपेसिटर की स्टोर करने की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और अगर हमारे डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर हम क्या कर दें, परमिटिविटी कम कर दें, तो परमिटिविटी कम होने पर आपका क्या हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस होने में उसको अपोज करेगा। तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, तो कम से कम ही आपका क्या होगा, एनर्जी को स्टोर कम कर पाएगा आपका कैपेसिटर। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया अभी भी तो वो क्या करेगा, इस वीडियो को दोबारा से देखेगा और देखने के बाद अगर तब भी समझ में ना आए तो फिर समझ में नहीं आया तो फिर वो मेरे से व्हाट्सएप पे बात करेगा। ठीक है, अब ये बात मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी आपकी कि रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी बेसिकली में परमिशन है, कैपेसिटर की परमिशन है कि वो उसको जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स को इंड्यूस होने में उसकी हेल्प करे। तो कब ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, अब आप बात देखिए, जैसे इसलिए जब हम मटेरियल की कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो कैपेसिटर अधिक चार्ज स्टोर करता है। ये तो छोड़ो, ये तो हमने बात आपको बताई। अब उसके बाद रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन आर अर्थात वैक्यूम की तुलना। यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, स्टैंडर्ड ले लिया हमने वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम की अब कंपेरिजन करेंगे हम किससे, वैक्यूम से, किसी भी मटेरियल की। अब जैसे किसी मटेरियल की परमिटिविटी क्या है, 5 है, तो परमिटिविटी उसकी 5 है। तो 5 का मतलब क्या है कि यह वैक्यूम की तुलना में, अगर हम अब वैक्यूम से इसकी तुलना जरूर करेंगे, वैक्यूम की तुलना में यह मटेरियल 5 टाइम जो 5 गुना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एस्टेब्लिश करने में की सामर्थ्य रखेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी 5 है, एग्जाम्पल लिया हमने, तो अगर हम उसकी वैक्यूम से तुलना करें, अगर वैक्यूम में उसकी 1 है तो उसकी जो है, या वैक्यूम में उसकी 5 मान दो, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगी इस मटेरियल की, किसकी तुलना में, वैक्यूम की तुलना में। कोई भी मटेरियल हमने लिया उस मटेरियल की तुलना में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा एस्टेब्लिश करने का, वो हो जाएगा आपका 25। ठीक है, मतलब किसके, वैक्यूम की तुलना में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये बात करी आपसे कैपेसिटर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जो बात करेंगे आपसे स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैपेसिटर, स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। ठीक है,
specifications of capacitor. Number first, capacitance value. Number first, capacitance value. नंबर सेकंड है आपका टॉलरेंस. नंबर थर्ड है आपका वोल्टेज रेटिंग. उसके बारे में बात करेंगे. कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है? बेसिकली वे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है. कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस वैल्यू कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है. कैपेसिटेंस कितनी. ठीक है, ये कलर कोडिंग और डॉट बनाने से आपका यूज करते हैं. टॉलरेंस क्या है? इससे यह पता चलता है कि कैपेसिटेंस के मान में कितना अधिक टॉलरेट हो सकता है. टॉलरेंस का मतलब है किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में कितना विचलन या कितना टॉलरेंस हो सकता है. कितना टॉलरेट हो सकता है. कितना टॉलरेट हो सकता है. मतलब भाई जैसे ये प्लस माइनस 1 माइक्रोफैरड है. यार छोड़ो, 1 माइक्रोफैरड लीजिए आप, थोड़ा छोटा मोड़ लीजिए. ये 1 फैरड है, मतलब 5 फैरड है. ठीक है, तो 5 फैरड अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू मैंने मान लिया 10 है, 10 फैरड है, तो 10 में मैं अगर 2 फैरड का टॉलरेंस लेता हूं तो इसका मतलब क्या है? ये जो लाई कर सकता है आपका कैपेसिटेंस टॉलरेट कर सकता है, वो कितना कर सकता है आपका 12 फैरड टू 8 फैरड तक. ये इतने पे लाई कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस. अब ये सहनशीलता को कहते हैं इसको. ठीक है, अब जो थर्ड आपका है, थर्ड है आपका वोल्टेज रेटिंग. वोल्टेज रेटिंग मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई. ठीक है, हम कैपेसिटर पर कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि
कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डैमेज ना हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे भाई आपकी 50 किलो उठाने की एक क्षमता है, तो अगर 50 से आपको 55 दे दिया जाएगा तो आपके पेशी में, मांसपेशी में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। उसी तरह हम किसी कैपेसिटर को, इसी प्रकार हम किसी कैपेसिटर को कितना वोल्टेज अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई करा सकते हैं कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसमें या आपका जो कैपेसिटर है वो डैमेज ना हो। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैपेसिटर है। अब उसके बाद जो बात करेंगे आपकी पचास मिनट की 3 मिनट बड़ा भाई साहब, थोड़ी तो मिला एक तू ही नहीं, सो दर्द है। अब नेक्स्ट जो है आपका वह है फोर्थ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के मान, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के मान पर टेम्परेचर या ताप परिवर्तन का प्रभाव या इफेक्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट
से पता चलता है, से पता चलता है। इसको डिग्री परसेंटेज बाय डिग्री सेल्सियस में प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के मान पर, मतलब जब कैपेसिटर कैपेसिटेंस के मान पर मैक्सिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, ठीक है, टेम्परेचर ताप परिवर्तन, जो टेम्परेचर ताप सॉरी क्या मैं सहन नहीं करना, कैपेसिटेंस के मान पर ताप परिवर्तन का इफेक्ट, जो टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है, पहले उसका टेम्परेचर कम होगा कैपेसिटर का, जैसे जैसे वो वर्क करेगा उस थर्मल एग्रेशन की वजह से उसमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो टेम्परेचर का जो परिवर्तन हो रहा है उसके इफेक्ट को टेम्परेचर कोफिशिएंट से पता चलता है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट से। भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली में है क्या कि जैसे जैसे हम जैसे कोई रजिस्टर लिया हमने, ठीक है, तो रजिस्टर में होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रजिस्टर की रजिस्टिविटी या कंडक्टर को ये कंडक्टर दे दीजिए आप, ये एक आप कंडक्टर लो भाई, ठीक है। अब इस कंडक्टर, कोई कंडक्टर है आपके पास, इसी तरह कंडक्टर या कैपेसिटर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, ये टेम्परेचर और इसको ऐसे लीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे आपका कैपेसिटेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा तो इसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे ही एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, अगर हम किसी कंडक्टर को लेते हैं, कंडक्टर आपका कोई वायर भी हो सकता है, तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात आपसे बात कर लेता हूं मैं। देखो कोफिशिएंट बेसिकली में है क्या, यहाँ पर तो इसने लैंग्वेज में इतना अच्छा नहीं समझाया, मैं आपको ये दोनों चीजें समझा देता हूँ कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेसिकली में जो आपका ये कंडक्टर है, जैसे मैंने कंडक्टर लिया तो कंडक्टर में क्या है, जैसे जैसे मैं कंडक्टर को यूज करूंगा भाई, तो कंडक्टर को यूज करने से होगा क्या कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। और देखो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर लेता हूं, कोई भी सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम या सिलिकॉन, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेमीकंडक्टर में होता क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल में यूज होता है, ठीक है, एज ए मीडियम।
और ये आपका मटेरियल एज ए मटेरियल, ये एज ए मटेरियल आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कैसे है इसको देखो, जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगा, आपका जो ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ कोई भी डिवाइस है, जैसे आपका बीजेटी हुआ, तो जैसे जैसे मैं बीजेटी को यूज करूंगा, तो ये जर्मेनियम सिलिकॉन आपका जो सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम सिलिकॉन से इस सेमीकंडक्टर की बात यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जब मैं यूज करूंगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, घटता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर, इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्यों यूज होता है, वो इसीलिए होता है कि आपका ये टेम्परेचर से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सेमीकंडक्टर में, जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, नीचे जाता है। लेकिन एक कंडीशन क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 340 डिग्री, नहीं सेंटीग्रेड, यस, एक सिचुएशन ऐसी होती है वो कि उसमें क्या होगा, मैक्सिमम आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के साथ साथ अब आपका उस टेम्परेचर के बाद आपका जो है रेजिस्टेंस वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन अगर शुरू स्टार्टिंग वाली बात करें, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब सेमीकंडक्टर में बात करें, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता ही है सेमीकंडक्टर में, तो डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, एंड ये आपका क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, कंडक्टर कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, लड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है। ठीक है, और आप इसको यूटिलाइज देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से किसी भी, जैसे आप अपने घरों में लाइट यूज करते हैं या और चीजें, तो उन चीजों से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा गुड यही है कि ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस इसका कम होता है, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, मैंने आपसे डिस्कस किया इसके बारे में, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, अब जो हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे आपसे। तो जिस भी स्टूडेंट को ये कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चप्पल पहन कर रखे हो ना, क्यों नहीं कर लो चप्पल। अब हम जो बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे आपसे। तो अभी कुछ एरर्स, टेक्निकल एरर्स थी इसमें, तो इसलिए अभी नहीं चल पाई आपकी वीडियो। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, combinations of registers, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। नंबर फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, तो ये बेहद ही आसान है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज आसान कैसे, देखो जैसे ये कोई आपका सर्किटरी है, तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए बी सी, ये आपके रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से दिस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, R1 R2 R3, ये हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया। ये करंट आपका I है, तो इसका जो R सीरीज बनेगा वो बनेगा R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स इट। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा एक बोलिया हुआ पूरा डेविएशन, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये तीन रजिस्टर आपका सीरीज में है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का भी बताएंगे आपको। आपको कन्फ्यूजन रहता है कि सीरीज में है या पैरेलल में रजिस्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी फिर इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये सीरीज में किस लिए है, क्योंकि इन तीनों में जो करंट है आई, ये आई करंट आपकी इन तीनों में एक समान जाएगी, ठीक है, तीनों में एक साथ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ब्रांच है इसके साथ, और ब्रांच नहीं है, ना दूसरा कोई रजिस्टर लगा हुआ है, तीनों के तीनों सीरीज में है। तो इसलिए आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे इसकी वैल्यू मैं मान देता हूँ 5 ओम एंड 7 ओम, ठीक है, और ये आपका इसको मैं मान देता हूँ 8 ओम, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, तो इसका जो आर सीरीज अगर हमें निकालना होगा, आर सीरीज निकालने के लिए 5, R1 क्या है आपका 5 है, 5 ओम प्लस 7 ओम प्लस 8 ओम इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 20 ओम। जब इसको आप ऐड करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 8, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 इक्वल टू 20, तो 20 ओम इसका आर सीरीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आर पैरेलल की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं।
अब देखिए आर पैरेलल की, जैसे हमने एक सर्किट लिया आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये हमने R1 लिया, ये R2 लिया और ये R3, इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही हम इनको वोल्टेज अप्लाई कराते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव A एंड B, ये आपका R1 R2 एंड R3, तो इसका जो R पैरेलल बनेगा तो बनेगा R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R पैरेलल, 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। आज जब आप इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो 1/R पैरेलल की बात करते हैं, आप मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे। R पैरेलल तो ये R1 इंटू R2 इंटू R3, ये एलसीएम लिया, तो उसके बाद क्या होगा, जब हम ये लिया हमने तो यहाँ पर R1 बचा हुआ है, तो R2 इंटू R3 प्लस R2 है तो R1 और R3 प्लस R3 है R1 R2। तो अब जब इसको R पैरेलल की बात करेंगे तो इसको जब 1/, करेंगे तो R पैरेलल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यही बनेगा ना। ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका R पैरेलल भी हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया आपका। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को दोबारा फिर समझाते थे। जैसे देखो हमने सर्किटरी ली है, इस सर्किटरी में आपका ये ये R2 नहीं, ये R3 है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स R1 R2 R3, ये इन तीन रजिस्टर्स को हमने लिया ए एंड बी ब्रांच में, ये इसकी ब्रांचेस हैं, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, तो इन्हें बी से जैसे कनेक्ट करते हैं तो ये देखो, उसके बाद यहाँ पर करंट कुछ और होगा, यहाँ पर करंट इस रजिस्टर में वो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या, ये रेजिस्ट तक करंट करता है, मतलब करंट को रोकता है, यहाँ पर रोकेगा, फिर ये R2 के पास जाएगी, फिर R2 रोकेगा, फिर R3, मतलब ये आप इसे चाहे ऐसे ले लें या ऐसे ले लें, तो पहले R1 के पास जाएगी, फिर R2 फिर R3। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉपेज होता चला जाएगा, 1 by 1 ड्रॉपेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचेस में अलग अलग ब्रांचेस हैं और अलग अलग इनके नोड हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस और अलग अलग नोड की वजह से इनमें क्या हो जाएगा, करंट का डिवाइडेशन हो जाएगा। R1 में करंट कुछ और रहेगी, R2 में कुछ और रहेगी, R3 में कुछ और रहेगी, तो इसी की वजह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखें, 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और 1/R पैरेलल को अगर सोल्व करेंगे तो क्योंकि हम इसको क्या है, R1 R2 R3 को क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये R1 जैसे बचा हुआ तो R2 R3 R1 R2, ये तो एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, एक बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसको 1/, करेंगे तो R पैरेलल इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो तो वो इस वीडियोस को दोबारा देखें। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखने के साथ साथ
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होगा कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा। उससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलने से आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 कंटिन्यूअस आपको आपके सब्जेक्ट की वीडियो कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। तो आपका जो है रिदम वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को भी बताएं। और मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, दोनों पे शेयर कर देता हूँ लिंक। वीडियो के लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह यूट्यूब चैनल्स पे जाकर आप इस वीडियो को, सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बात करेंगे कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई वट एवर रजिस्टर आर इन सीरीज इन पैरेलल, ठीक है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे आपसे, ठीक है। ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो गया, तो इस वीडियो के बाद बात करेंगे आपसे कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं सीरीज एंड ये कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा रजिस्टर, जब सर्किटरी बनती है बुरी की बुरी, तो कौन सा सर्किट पता नहीं चल पाता बच्चों को कि कौन रजिस्टर किसके पैरेलल में है, कौन सीरीज में, ठीक है। और जब तक सीरीज पैरेलल नहीं पता चलेगा तो आप सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।